अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन था कि जो स्कॉलरशिप है उसके लिए हम जब एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल पाता। तो एक्सेप्टेंस लेटर मिल पाना एक मतलब 50 से 60% चांस रखता है, आपके चांसेस को इंक्रीज कर देता है एक्सेप्टेंस लेटर का होना आपके एडमिशन में। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई ही ना करें सीएससी स्कॉलरशिप के लिए या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए। तो अक्सर अब यूनिवर्सिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल है मेरी यूनिवर्सिटी है शामसिंग यूनिवर्सिटी, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना एक्सेप्टेंस लेटर के भी एडमिशन हासिल करते हैं हर साल। तो जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। तो बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन लोगों का आता है कि अगर हम बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के अप्लाई करेंगे तो हमारे एडमिशन के चांसेस कितने हैं। तो देखा जाए तो आपके एडमिशन के चांसेस ना के जीरो होते हैं, ना ही 50-50 और ना ही 100%। एडमिशन डिपेंड करता है फिर, अगर आप बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के अप्लाई करते हैं तो टोटली जो आपका एडमिशन है ना वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। उनमें से कुछ फैक्टर्स हैं आपकी सीजीपीए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 30 to 40% आपकी सीजीपीए का इम्पैक्ट होता है। अब देखें 30 to 40% का मतलब है कि आपके पास 60 to 70% का चांस अभी भी है। तो आपको एडमिशन के लिए सीजीपीए के साथ साथ आपका गुड स्टडी प्लान होना चाहिए। मतलब कि अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो स्टडी प्लान है वो काफ़ी ऑथेंटिक और अच्छा होना चाहिए। मतलब उसके ऊपर क्लियर रिसर्च की हो और क्लियरली टॉपिक को डिस्क्राइब किया हो ईच एंड एवरीथिंग। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टडी प्लान बनाना भी। आप कम से कम 10 से 15 लेट से आप एक टॉपिक पिक करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी का। उस टॉपिक को पिक करने के बाद आप 2 से 3 जर्नल्स की वेबसाइट्स पे जाएं। उधर जाके गूगल के ऊपर जस्ट सर्च कर सकते हैं आप रीन्यूएबल एनर्जी रिसर्च पेपर्स। तो आप जब सर्च करेंगे तो आपके आगे मतलब थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स, रिसर्च पेपर्स खुल जाएंगे। आपने कोशिश करनी है लास्ट 3 और 4 ईयर्स की जो पब्लिकेशन है उनको लें, उनका एब्स्ट्रैक्ट और उनका कंक्लूजन और इस तरह की चीज़ें उनको स्टडी करें। उनको स्टडी करके आप अपना एक छोटा सा प्रपोजल बनाएं 4 से 5 पेजेस का। आई थिंक 1000 to 1500 वर्ड्स का होता है मे बी। तो उसके अंदर आप अपना लिखें कि जी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आप लोग बताएं कि जी आपका जो इसके अंदर जो रिसर्च बैकग्राउंड है वो क्या है, मतलब सारा लिटरेचर रिव्यू करें। लिटरेचर रिव्यू के बाद थर्ड नंबर पे आप एक मेथडोलॉजी प्रपोज करें। बिकॉज आप भैया आप स्टडी प्लान बना रहे हैं, आपने अभी तक कोई रिसर्च की नहीं है, तो आप एक जस्ट प्रपोज करें एक मेथड के जी इन पेपर्स के अंदर ये चीज़ नहीं की गई, हम कर सकते हैं। अपने प्रोफेसर को बताएं, आप अपने सुपरवाइजर को, मतलब जिसको आप जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, मतलब मे बी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन या आपका प्रोफेसर होगा। तो इस तरह करके आप उसको बनाएं एक अच्छा सा स्टडी प्लान। तो 30 to 40% CGPA, 30 to 40% आ जाता है आपका ये जो बैकग्राउंड है स्टडी प्लान जो आप बनाते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर जो 30 to 40% बच के वो आपका करता है पब्लिकेशन इम्पैक्ट। पब्लिकेशन यानी कि आपकी प्रोफाइल भी जिसको हम कहते हैं। तो या तो आपकी पब्लिकेशन 3-4 या 2-3 होनी चाहिए, या एटलीस्ट आपकी 1 या 2 जो रिसर्च आर्टिकल हैं वो आपने भेजे हुए हों, अंडर रिवीजन हो, अंडर रिव्यू हो किसी न किसी जर्नल में। स्पेशली जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, मास्टर्स में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास 1 साल का रिसर्च असिस्टेंट का एक्सपीरियंस था जिस यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया अपना पाकिस्तान से। उधर मैं 1 साल से एज अ रिसर्च असिस्टेंट एक NRPU HEC का फंडेड प्रोजेक्ट था जिस पर मैं काम कर रहा था। तो एज अ पेड प्रोजेक्ट था वो, लेकिन फ्री रिसर्च असिस्टेंटशिप भी होती है जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कर लेनी चाहिए। बैचलर में तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मास्टर्स के अंदर आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, चांसेस होते हैं NRPU के या फंडेड प्रोजेक्ट्स HEC की तरफ से। तो मेरे पास वो 1 साल का एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस लेटर भी था मेरे पास। और सेकंड, मेरे 2 पेपर जो थे वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अंडर रिव्यू थे। अभी एक की रिवीजन आई थी, वो सबमिट करवा दिया तो होपफुली वो पब्लिश हो जाएगा। तो इस बेसिस के ऊपर मेरी पीएचडी के अंदर सिलेक्शन हुई, मेरा एडमिशन हुआ। जबकि अगेन वही बात, मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था। मैंने ट्राई किया डिफरेंट प्रोफेसर्स को, बट कोई खासा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन मैंने एडमिशन डेट जो लास्ट 1-2 दिन रहते थे, मैंने फ़ी पे करके अप्लाई कर दिया। अब एक चीज़ आती है लोगों की
कि हम फ्री यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, मतलब जिसके अंदर एडमिशन फ़ीस नहीं होती, या फिर हम उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जिसके अंदर एडमिशन फ़ीस होती है। और कई लोग कहते हैं, और ये बात उनकी सही भी होती है कि 400 आरएमबी, कुछ की 400, कुछ की 600, कुछ की 800 आरएमबी भी होती है। आई थिंक मे बी शंघाई के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी 600 एंड 800 आरएमबी भी है एप्लीकेशन फ़ीस जस्ट, और जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। लेकिन 400 को भी लगा के चले तो 16,000 मतलब एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी, जो कि आप इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हैं। आप इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपको पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा सपोर्ट या मौके नहीं मिल रहे, तो 16,000 आपके लिए अरेंज करना मुश्किल होगा। और अगर आप मल्टीपल में अप्लाई कर रहे हैं तो 2 से 3 यूनिवर्सिटी का 16,000 अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, जो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन मेरा फेसबुक के ऊपर भी लोग पूछते हैं कि आपने पेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आपका पेड यूनिवर्सिटी से क्या मुराद थी? पेड यूनिवर्सिटी से मेरा मकसद था कि दो यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंदर कोई जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो होती है, जैसे कि 400 आरएमबी मेरी छाउचिंग यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते वक्त फ़ीस थी। बेशक मैंने सीएससी स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था, सीएससी फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई होती है, बट सीएससी के लिए जब मैंने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई किया तो उधर 400 आरएमबी फ़ी मैंने पे की। अब मैं आपको उसका फ़ायदा बताता हूँ। लेट्स से एक फ्री यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है, उधर 1000 इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं, सीट्स उनके पास सिर्फ 100 है टोटली एमएस एंड पीएचडी की ऑल डिपार्टमेंट की। तो उस 1000 में से 1 सीट के अगेंस्ट कितने बंदे हो गए? एक सीट के ऊपर 10 बंदे, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन को तो कंसीडर ही नहीं करते। आपको पता है जैसे आजकल सीवी एवेल्युएशन सिस्टम्स आए हुए हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो फ्री यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सबसे बड़ा नुकसान। सेकंड, आपका स्टेटस एंड तक ही प्रोसेसिंग में ही रहता है, एकेडमिक रिव्यू में रहता है, और जब सीएससी का रिजल्ट आ जाता है तो रिजेक्टेड आ जाता है। आपकी एप्लीकेशन कंसीडर ही नहीं हुई होती, ओपन ही नहीं हुई होती। और दूसरा, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो तो सिर्फ तब एडमिशन मिल सकता है यूनिवर्सिटी में। अब सेकंड मैं आपको बताता हूँ पेड यूनिवर्सिटीज। पेड यूनिवर्सिटीज आपसे 400 आरएमबी अगर वो एप्लीकेशन फीस ले रही हैं, इसका मतलब है वो आपकी एप्लीकेशन को ऐसे नहीं फेंक देते। वो आपकी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आपकी प्रोफाइल को चेक करते हैं, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी है जैसे कि मेरे पास नहीं था, वो आपको एक इंटरव्यू कॉल अरेंज करते हैं, और उस इंटरव्यू में 2 से 3 या 4 प्रोफेसर का ग्रुप बैठा होता है। एक आपसे क्वेश्चन करें, मे बी 2 भी कर लें, बट वो सारे आपको सुन रहे होते हैं। आपसे आपका जो आपने स्टडी प्लान भेजा होता है, अगेन स्टडी प्लान अच्छा बनाए, तो वो आपके स्टडी प्लान की तरफ अगर अट्रैक्टिव हैं तो वो आपको क्वेश्चनिंग करेंगे और पूछेंगे कि जी आपने ये स्टडी प्लान कैसे बनाया, क्यों ये डायरेक्शन चूज की, और आपके पास उन सारे सवालों के जवाब होने चाहिए, जैसा कि मेरे केस में था। तो विद इन दैट इंटरव्यू आपको एक्सेप्टेंस मिल सकता है। अगर उन तीनों में से या चारों में से कोई एक प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस दे दे तो आपका एडमिशन हो जाता है, जैसे कि मेरा हुआ। मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी के अंदर विदाउट एनी एक्सेप्टेंस लेटर। 1 मंथ के बाद या 1.5 मंथ के बाद मुझे मेल आई कि जी आपका 1 या 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू है एडमिशन के लिए, एवेल्युएशन के लिए। तो वो इंटरव्यू जो था कंडक्ट किया मैंने, उसमें 2 से 3 प्रोफेसर जो थे वो बैठे हुए थे, एक ने क्वेश्चनिंग की। और चाइना आने के बाद मुझे पता लगा, जब मैंने पता किया कि मेरा प्रोफेसर कौन है, मतलब बिकॉज मैं पीएचडी के लिए था तो कोई ना कोई प्रोफेसर तो होना था। तब मैं अपने प्रोफेसर से मिला तो मुझे पता लगा कि वही सेम प्रोफेसर था जिसने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया, और उसने मुझे ड्यूरिंग द इंटरव्यू एक्सेप्टेंस लेटर दिया। मीन नॉट द एक्सेप्टेंस लेटर उसने मुझे नहीं दिया, बट उसने अपने कोटा होता है टीचर्स का, उसने अपने कोटा पे मुझे रिकमेंडेशन दिया कि जी इस बच्चे का नाम छाउचिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से सीएससी को भेज दिया जाए। उसके बाद सेकंड डिसीजन किसका होता है? सीएससी का। सीएससी बिकॉज फाइनल डिसीजन बनाती है। यूनिवर्सिटी वाले ने मुझे मेल की कि हम आपको प्रोविजनली रिकमेंड कर रहे हैं सीएससी के लिए, बट टोटली जो आगे का प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है? सीएससी पे। तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो 1-1.5 मंथ बाद जाके इस मेल के सीएससी का फिर रिस्पॉन्स आपको पता है जैसे जुलाई के मिड में आता है रिजल्ट, जुलाई के स्टार्ट में, जुलाई के मिड में। तो मुझे फिर सीएससी की तरफ से मेल आई और मैंने अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पेड यूनिवर्सिटी में फीस पे करके एक बार अप्लाई करते हैं ना, तो अगेन जैसे मैंने बोला था फ्री में 1000 अप्लाई कर रहे हैं, 100 सीट्स है, और पेड के अंदर भी 100 सीट्स हैं अगर, लेकिन 1000 लोग अप्लाई नहीं करते, जस्ट इसी वजह से कि इसकी तो फीस है, मैं इधर अप्लाई क्यों करूँ। मतलब मैं फ्री में अप्लाई कर दूंगा, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ना हुआ, अगले साल अप्लाई कर लेंगे, ये वो लोग सोचते हैं। लेकिन जिन्होंने सोच लिया है कि हमने चाइना आना है, एडमिशन लेना है, तो आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करके एटलीस्ट 2-3 या फिर एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी ऐसी है। और लेकिन अगर आपके पास कोई 1-2 पेपर आपके सबमिटेड है
या कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस है 6 महीने का, साल का, अपनी यूनिवर्सिटी में ही हो बेशक, आप उसका एक लेटर लें, वो भी अटैच करें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी सीवी में ऐड करें। बिकॉज चाइना के अंदर मास्टर्स डिग्री है या पीएचडी डिग्री है, ये रिसर्च को प्रेफर करते हैं। तो ये मेरी रिकमेंडेशंस थी और यही मेरा मेन पॉइंट था कि आपको पेड यूनिवर्सिटी यानी जिसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस है उसके अंदर अप्लाई करना क्यों लाजमी है और उसके प्लस पॉइंट्स या उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आपके स्टिल कोई और डाउट्स हैं, कोई और क्वेश्चन हैं, आप लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को काइंडली लाइक करें, मेरी वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ जो कि CSE स्कॉलरशिप में या चाइना आना चाहते हैं उनको भी मेरा चैनल शेयर करें, मेरी वीडियो शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।